वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी एआरसी वाला एआरसी का पार्ट 4, जिसमें छठवीं रिपोर्ट स्थानीय स्वशासन की चर्चा करना है। इससे पहले मैं बता दूं कि वेल एआरसी के तीन आ चुके हैं, जिसमें हमने ये रिपोर्ट देख ली है। पब्लिक ऑर्डर फिफ्थ रिपोर्ट है, ये है फिफ्थ रिपोर्ट। ये फिफ्थ रिपोर्ट पब्लिक ऑर्डर, न्याय व्यवस्था, और उसकी फोर्थ रिपोर्ट भी हमने देख ली है, एथिक्स इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में नैतिकता। और फर्स्ट रिपोर्ट देख ली है आरटीआई के ऊपर, जो है आरटीआई के ऊपर ये तो आज हमारी ये इस चीज़ का चौथा पार्ट होगा, जिसमें अपन अपनी रिपोर्ट होगी छठवीं स्थानीय स्वशासन के ऊपर। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम डायरेक्ट सर्च में ये इसको स्कैन कर लीजिए या फिर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए ज्ञानपीठ अंडर स्कोर, सॉरी एक सेकेंड, ज्ञानपीठ अंडर स्कोर CSE, इस नाम से टेलीग्राम मिल जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्लासेस के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं और पीडीएफ्स भी सारी मिल जाती है। इसमें करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ और अपडेट्स भी, और मैं उसमें कुछ PYQs भी डालता रहता हूँ, उसमें उनको भी सॉल्व करने का मौका मिल जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी सिक्स्थ रिपोर्ट एआरसी की, जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा की गई है। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि आज अपना वीकली मैपिंग का एक लेक्चर हो गया है, उसे भी जाके विजिट कर लीजिएगा, जिसमें ये मैप कराए गए हैं। मैपिंग सीरीज़ का ये इसराइल ईरान युद्ध के ऊपर जो सारे मैप्स हैं, इस्फान, फॉर्डो, नतांज और ये PYQ जो है, ये सारे उस बैठ करके बताया गया है। और ये रसिया यूक्रेन के बारे में जितने भी PYQs आए हुए हैं, वो सारा इसमें बताया गया है। जैसे कि 2023 में आया था, CDS 2024 में आया था, वो सारा बताया गया, तो वो जाके अटेंड कर लीजिएगा। तो अपन आते हैं ARC सिक्स्थ रिपोर्ट, तो इसे शुरू करते हैं। ARC स्थानीय स्वशासन तो जान ही रहे हैं। आर्टिकल 40 क्या है? DPSP, ठीक है। आर्टिकल 40 किससे जुड़ता है? गांधीवादी दर्शन। ये बेसिक चीज़ें सबको पता है ना, लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये बेसिक हो गया। अब आगे चलते हैं। यह रिपोर्ट भारत में स्थानीय शासन के मुद्दों को विशेषकर ग्रामीण शहरी स्थानीय शासन से के संबंध में जांच करती है, ठीक है। ये तो टैग ही है इसका, स्थानीय स्वशासन। इसका मुख्य ध्यान देश में वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन का मुख्य बिंदु। अगर कुछ कहीं भी स्थानीय स्वशासन का इंट्रोडक्शन कुछ भी लिखना है तो ये इसका की पॉइंट है। अगर ये नहीं लिखे तो आपका उत्तर अधूरा माना जाएगा। ये टैग, ये की पॉइंट नहीं लिखे तो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लाने और जमीनी स्तर पर सच्चे लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता, जैसे कि संविधान के संस्थापकों द्वारा कल्पना की गई थी, ठीक है। आर्टिकल 44 में संविधान के संस्थापकों द्वारा कल्पना दिखती ही है। अब रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है उसे देखते हैं। गांधी जी का महासागरीय चक्र का दर्शन। गांधी जी का महासागरीय चक्र का दर्शन क्या है कि गांधी जी क्या कहते थे? स्टेटलेस होना चाहिए। गांधी जी सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, जिसमें राज्य को महत्व नहीं देते थे, केंद्र को। तो गांधी जी ने गांव के स्तर पर बनाया है कि गांव से विकास नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। जैसे अभी है तो ऐसा चलता है, पहले केंद्र है, फिर स्टेट है, फिर लोकल गवर्नेंस। गांधी जी का क्या विचार था? ऐसा पहले लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए, फिर स्टेट, फिर सेंट्रल। सेंट्रल को बहुत कम पावर होना चाहिए। अभी अपने यहाँ उल्टा है। तो गांधी जी का महासागरीय दर्शन क्या है कि असंख्य गांवों से बनी, जिसमें कभी ना घटने वाली कभी ना बढ़ने वाले व्रत होंगे, ठीक है। जीवन के पिरामिड की तरह नहीं होंगे, शीर्ष पर टला होगा। पिरामिड की तरह नहीं होगा, शीर्ष तल पर टगा होगा, ठीक है ना। ये वही बात है कि गांधी जी की माइंडसेट क्या थी, ये उल्टा वाला पिरामिड बनेगा। जो भी होगा ऊपर से नीचे, गांव फिर राज्य फिर केंद्र। वही है गांधी जी का दर्शन। ये पॉइंट इंट्रोडक्शन में काम आएंगे। अगर एक आध पॉइंट याद रहेगा तो काम बन जाएगा। आंतरिक वृत्त को कुचलने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी को शक्ति दी जानी चाहिए और अपनी शक्ति उनसे प्राप्त करेंगे। वही है नीचे से ऊपर वाला सीन है। अब स्थानीय सुशासन का ऐतिहासिक परिवेश। स्थानीय सुशासन का हमने पढ़ा ही है, वैदिक काल से ही चर्चा में मिलता है। वैदिक काल में जन्म थी सबसे छोटी इकाई, वो सॉरी
परिवार थी सबसे छोटी इकाई, फिर उत्तर वैदिक काल में जन हो गई सबसे छोटी इकाई, फिर उसके बाद महाजनपद आ गया। महाजनपद काल तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, वैदिक काल में सामुदायिक सभा थी, ठीक है। फिर 600 ईसा पूर्व में एक छोटे गणराज्य जनपद बना। जनपद उत्तर वैदिक काल की बात है। फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर महाजनपद बनने लगे जिसमें सभा समितियाँ थी स्थानीय। तो ये जनपद को स्थानीय स्वशासन की मुखिया एक सभा द्वारा संचालित होता, तो यहाँ से वैसे स्थानीय स्वशासन अपने इतिहास वैदिक काल मतलब प्राचीन काल से है, तो स्थानीय स्वशासन के साथ हमारी लंबी जान पहचान है। तो स्थानीय स्वशासन का ये इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हो गया। और मौर्य काल के बाद सभाओं का निर्णय लेने लेने वाले गणराज्य मौजूद थे, ठीक है। ग्रीक राजदूत, और ये मेगास्थनीज ने भी चर्चा की है नगर परिषदों की। 30 सदस्य वाली छह समितियां होती थी। मेगास्थनीज किसके काल में आया था? मौर्य काल में। मौर्य काल मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, तो उसमें इसने चर्चा किया। तो जब कभी स्थानीय स्वशासन में कुछ लिखना हो तो ये पॉइंट लिखा जा सकता है। ऐतिहासिक बिंदु मेगास्थनीज वाला, या फिर ये मौर्य काल वाला, ये महाजनपद वाला। और दक्षिण भारत में ये तो प्रीलिम्स में भी पूछ चुका है शायद शायद प्रीलिम्स में। बाकी ये तो पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, ये वाला पॉइंट। और दक्षिण भारत में चोल साम्राज्यों में भी ग्राम परिषदें हुआ करती थी। ये है एक ये पॉइंट याद रखने वाला है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कभी भी। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का वर्तमान में 1988, हाँ 1688, सबको ही जानता है कि 1688 में ब्रिटिश काले मद्रास में सबसे पहली आधुनिक बनी। फिर उसके बाद मुंबई कलकत्ता में स्थानीय स्वशासन का गठन हुआ। सबसे पहला मद्रास, फिर उसके बाद मुंबई कलकत्ता। ठीक है, अब आते हैं पंचायती राज संस्थाएं, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और विकेंद्रीकरण। तो 1970 पंचायती राज के लिए हमें पता है बहुत सारी समितियां बनी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति, और क्या नाम है, थुंगमुन समिति, जिसने संवैधानिक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का बात की थी, सिफारिश की थी। तो ऐसे बहुत सारी समिति बनी। तो वही बात लिखी हुई है 1970 में अशोक मेहता समिति, जिसने तीन स्त्री गठन समिति मतलब 3 स्त्री पंचायती का सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत योजना और विकास के लिए प्रभावी स्थानीय तंत्र के रूप में मजबूत करने का उपाय सुझाया था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के बाद, हाँ ये तो पता, पंचायती राज संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कितने विषय? 29 विषय। यहाँ पे लिखे भी होंगे शायद। 73वें संविधान संशोधन 3 स्त्री, ठीक है, स्थापित किया जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर। ब्लॉक के स्तर पर भी एक कंडीशन है, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ ब्लॉक बनाना अनिवार्य नहीं है। ये याद रखना, ब्लॉक 20 लाख से कम। जिस राज्य में, जिले का प्रावधान नहीं है, राज्य का प्रावधान, जिस राज्य में, ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जिले में 20 लाख की का वो है या फिर राज्य में, लेकिन राज्य में, जिले का नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब ये डेटा दिया है कि 2006 तक 2,32,913 ग्राम पंचायतें, 6,094 मध्यवर्ती पंचायतें, 537 जिला पंचायतें थी, जिनमें से कुल 28,28,28,789 निर्वाचित प्रतिनिधित्व थे, जिनमें 36.7% महिलाएं थी। पंचायती राज में तो सबको पता है ना, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन है, जो अभी 106वें संविधान संशोधन से लोकसभा एवं विधानसभा के लिए भी लाया गया है। तो ये याद रख रहा है। हालांकि ये डेटा तो अब उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि 2006 का है, तो काफ़ी समय पुराना हो गया। अब आगे आते हैं। सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी। नागरिक अंतिम निर्णय करता होना चाहिए, ठीक है। वही वाला अब बात है कि केंद्र में ऐसा ना हो कि ऐसा होना चाहिए सिस्टम, ऐसा नागरिक होने चाहिए। फिर उसके ऊपर ये अंतिम निर्णय करता नागरिक होना चाहिए। केंद्रीय प्राधिकारी को केवल वे कार्य करने चाहिए जो स्थानीय स्तर पर नहीं किए जा सकते। गांधीवादी विचारधारा से जुड़ता है। ये सजेशंस है ना, ये सजेशंस है ARC की। गतिविधि मानचित्रण, एक्टिविटी मैपिंग। राज्यों को 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 मामलों में व्यापक गतिविधियों का मानचित्रण करना चाहिए। योजना, बजट एवं वित्त के जैसे प्रावधान सभी शामिल होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न तरह की प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम सबको पता होंगी। वही है कि पंचायत पति का कॉन्सेप्ट, जैसे अभी पंचायत सीरीज आई तो उसमें भी अपने देखा था ना कि पंचायती
पंचायत में महिलाओं को तो आरक्षण दे दिया जाता है, लेकिन फिर उसके उनकी जगह उनके पति काम करते हैं। वो है वित्त की समस्या है कि प्रॉपर वित्त नहीं मिलता राज्य का। और एक प्रावधान है कि जो स्वैच्छिक प्रावधान है जिसे राज्य अपनी मर्जी से पंचायतों को ट्रांसफर करता है, वो विभिन्न राज्यों में उनको शक्तियां नहीं दी जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लमों को डिसाइड करता है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वित्त का है, क्योंकि पंचायती राज संस्थान को पैसा कहाँ से मिलता है? दो तरीके से, तीन तरीके से उन्हें पैसा मिलता है पंचायती राज को। एक आर्टिकल 280 के तहत जो वित्त आयोग बनता है वो सिफारिश कर देता है, जो केंद्र का पैसा पंचायती राज को जाता है। दूसरा है आर्टिकल 243 में ही एक आर्टिकल है 243 के या फिर आई, अभी कंफर्म नहीं हूँ इनमें, तो उसमें राज्य वित्त आयोग बनता है जिसमें राज्य का पैसा पंचायतों को कितना जाना चाहिए वो। और तीसरा प्रावधान है टैक्सेस, जो थोड़ा बहुत टैक्स लगाती है, चुंगी वगैरह लगा के पंचायत अपना कमा लेती है। वो तीन प्रावधान है, उसमें पंचायतों को बहुत कम पैसा मिल पाता है। तो वो है वित्त संसाधन का सृजन करना। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों से धन प्राप्त करती है और स्थानीय सरकारों के राजस्व आधार को व्यापक और गहरा करने की आवश्यकता है। ये एक सिफारिश है कि स्थानीय सरकार के व्यापक और गहरा करना राजस्व के आधार को, ठीक है। और ये एक सिफारिश है। खनन गतिविधियों में रॉयल्टी पर उपकर सेस लगाने और अतिरिक्त अतिरिक्त विशेष अधिभार सरचार्ज है। ये पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में, सरचार्ज, वो सरचार्ज और सेस लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अतिरिक्त व्यापक करना, वो राजस्व आधार व्यापक करना चाहिए, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी वित्त की है। अब आगे चलते हैं। अधिकांश आवंटन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अप्रतिबंधित निधि के रूप में होने चाहिए ताकि उन्हें खर्च में लचीलापन मिल सके। अच्छा पॉइंट है। अभी क्या करते हैं, राज्य सरकारें पैसा देती हैं तो ये कर देती है कि ये पैसा दिया लेकिन इस पैसे से ये वाला काम करना है और कुछ नहीं करना। प्रतिबंध लगा देती है कि इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। बाकी जो पंचायतों में दिक्कत है, जैसे यहाँ किसी गांव में कोई और दिक्कत है, किसी में और, वहाँ नहीं खर्च कर सकते। यह है कि अप्रतिबंधित निधि होना चाहिए, उसे उनकी मर्जी के हिसाब से थोड़ा लचीलापन वो खर्च कर सके। जहाँ पे उस गांव, जहाँ पंचायती राज सिस्टम में, मतलब उस गांव में जहाँ जिस चीज़ में जो दिक्कत है वहाँ पे पैसा खर्च कर सके। राज्य के बजट में एक अलग पंचायत क्षेत्र की लाइन होनी चाहिए ताकि धन आवंटन की प्रक्रिया सरल बनानी चाहिए, ठीक है। जैसे केंद्र का बजट होता है तो उसमें एक अलग से शेयर नहीं आता कि इतना पैसा राज्यों को चला गया। डायरेक्ट बजट जब देखे होंगे, बाकी आएगा तो मैं भी दिखाऊंगा कि एक साइड में लिखा रहता है स्टेट शेयर। वैसे राज्य के बजट में भी एक अलग से होना चाहिए कि लोकल बॉडी शेयर, ये प्रावधान। अब लेखा और लेखा परीक्षा शहरी स्थानीय निकायों के लिए राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल और पीआरआई के लिए लेखा बजट प्रारूप होना चाहिए, ठीक है। लेखा के लिए तो एकदम राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा मैनुअल और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए लेखा और बजट प्रारूप होना चाहिए। वो तो होना चाहिए कि कितना कहाँ पे आ रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप लाने के लिए सीएसएस, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को पंचायती राज प्रणाली के समग्र विकास का अरे वही बोल रहा है कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, उसको पंचायती राज के समग्र विकास के लिए होना चाहिए, जो जिसका नियंत्रण, जिसका कार्यान्वयन ग्रामीण या वार्ड सभाओं द्वारा होना चाहिए। कार्यान्वयन की बात कर रही है, निगरानी, सामाजिक लेखा सब लोकल स्तर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कीम ले आए हैं और फिर उसका रेगुलेशन ऊपर द्वारा, केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा हो रहा है, तो नीचे क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। फिर तो उसका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी पूरी नीचे के लिए होना चाहिए। आगे है सूचना, शिक्षा और संचार। पंचायती राज के बारे में जानकारी और जागरूकता, ये एक यूनिवर्सल पॉइंट वाला फैक्ट मिल गया। वो पॉइंट्स हर जगह मिलेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, यूनिवर्सल है कुछ चीज़ें। ये आ गया जागरूकता। वही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, विभिन्न संचार माध्यम में, इसमें लिख दीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में भी लिख दीजिए शॉर्ट रील्स के माध्यम से, और ऑथेंटिक हो जाएगा। लेकिन जब एआरसी का लिखे तो इसी तरह के पॉइंट लिखे, फिर ज़्यादा सोशल मीडिया ना लिखे, क्योंकि एआरसी 2009 की है, 2009 में रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो उस समय इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चलता था। तो अगर एआरसी का नाम लिखे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा ही लिखे। अब आते हैं सेवा वितरण। प्राथमिक शिक्षा, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति,
स्वच्छता, पर्यावरण सुधार और पोषण जैसे स्थानीय गतिविधियों को पंचायती इंस्टीट्यूशन को तुरंत हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया ना ऊपर कि बहुत सारे प्रावधान जो स्वैच्छिक होते हैं उन्हें राज्य पंचायती राज संस्थान को देते ही नहीं है, अपने अंडर में ही रखे रहते हैं। तो उन्हीं की बात है कि ये सब स्वैच्छिक उसमें शामिल है, तो उनको राज्य से उस पंचायती राज को दिया जाना चाहिए जो लोकल स्तर में, जिससे लोकल एरिया में काम दिखे। राज्य जब करती है तो फिर उसका निरीक्षण कम हो पाता है। जब यही चीज़ लोकल एरिया को दे देंगे तो उसका निरीक्षण अच्छे से होने लगेगा, काम अच्छे से होने लगेगा। ये सेवा वितरण की बात कही गई है। फिर पैसा अधिनियम, इसका तो सब कोई सुना ही है। पैसा अधिनियम किस लिए लाया गया था? जैसे कुछ 73वां संविधान संशोधन है जिसके कुछ अपवाद हैं। अपवा अपवाद क्या-क्या हैं? जो 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची के अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये नहीं है लागू होता 73वां संविधान संशोधन। उनमें बढ़ाने के लिए पैसा अधिनियम लाया गया था। इस तो सब कोई पढ़ा ही है लक्ष्मीकांत में। लक्ष्मीकांत तो वैसे 1-2 बार पढ़नी चाहिए, कई बार पढ़नी चाहिए अगर सीरियस सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या फिर एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो पढ़े ही होंगे वैसे। पैसा अधिनियम की बात है। यह अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार है, ये लिखा ही है। पैसा ग्राम सभा को पंचायत प्रणाली में सबसे शक्तिशाली इकाई माना गया है। अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा की बैठकों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं हाशिए पर नहीं ना हो। तो ये बात तो ठीक ही है 33%, और ये तो आरक्षण है ही ना पंचायती राज में। तो ठीक, अब आते हैं शहरी वाले में। ये कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन से 92। ये याद रखना है। इसका भी मेन पर्पस क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब इसके लिए क्या क्या सजेशन है वो देख लेते हैं। भारत के शहरीकरण के रुझान शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी कार्यात्मक क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। महापौर और को अर्बन लोकल बॉडी का सीधे निर्वाचित सीईओ को बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी महापौर अपने यहाँ महापौर जो होते हैं इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। अब ये डायरेक्टली की बात कर रहा है, बस यही है। और बाकी और यहाँ पे ये है कि कार्य क्षेत्र और सीमा का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए। वो तो ठीक है कि क्या किसको कहाँ तक क्या क्या कार्य करना है, इसका तो सीमांकन होना ही चाहिए। तब तो कार्य में एफिशिएंसी आएगी। नहीं तो ये कर देते कि ये वाला काम तो तुम्हारे अंतर्गत है, तुम ये बोल देगा नहीं ये वाला इसके अंतर्गत है, ये इसके अंतर्गत है। एक दूसरे पे ब्लेम कर देंगे, ब्लेम शिफ्टिंग हो जाएगी बस। और अगला है विश्व 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 स्तरीय शहर। विश्व स्तरीय शहर मतलब वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही गई। तीव्र शहरीकरण का प्रबंधन करना ताकि विश्व के निवेशकों को अपेक्षा की जा सके। और विश्व स्तरीय शहर बस वही है यार। इसके लिए तो वैसे भी मिशन चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री शहरी विकास बहुत सारे चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी में 100 शहरों वाला मामला है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जिसमें शहरों का निर्माण कर रहे हैं, तो तीव्र शहरीकरण के लिए चल ही रहे हैं। और इसे भी लिखा जा सकता है एआरसी के रिकमेंडेशन के साथ। क्षेत्र सभा, एरिया सभा शहरी क्षेत्रों में ग्राम सभा के कार्यात्मक समक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें परिभाषित संविधान संरचना कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ एक वैध औपचारिक स्थान होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्र सभाओं की बात कर रहा है शहरी क्षेत्रों में, तो इसके लिए परिभाषित संविधान में परिभाषित एवं संरचना कार्यों को वैध होना, औपचारिक होना चाहिए। शहरी योजनाएं, अर्बन प्लानिंग अक्सर अनाधिकृत बस्तियां, झुग्गियों के कारण बदसूरत शहरी फैलाव के रूप में डीपीसी और एमपीसी को शहरी क्षेत्रों के लिए एकमात्र योजना प्राधिकरण होना चाहिए। वही बात है कि शहरों क्षेत्र में अब जो झुग्गियां बस्तियां हो रही हैं वो एक अर्बन प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। वहाँ पे कई लोग हैं जो रहते हैं जिसकी वजह से शहर अपना पूरा डेवलपमेंट शहर का नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए लिखा है ये कि अनाधिकृत बस्तियां और ये बदसूरत शहरी फैलाव के रूप में ले जाते हैं, जिसे डीपीसी और एमपीसी को शहरी क्षेत्रों में एकमात्र योजना का प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और अगला है ये JNNURM। JNNURM इसका फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 का ये
JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 शहरी क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में देखा गया है, जो शहरी सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के एक साथ बढ़ावा दे। ठीक है, शहरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अब ये उतना रिलेवेंट नहीं रह गया, अब तो बहुत सारे मिशन आ गए, जैसे कि बताया स्मार्ट सिटी वगैरह, तो अब ये वाला मिशन तो उतना वैलिड नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, PMAVY, और PM आवास योजना शहरी, तो अब ये है, ये उतना वैलिड नहीं है, इसको लिखना सही नहीं है। अब अगला चलते हैं, शहरी गरीबी। शहरी गरीबी की पहचान के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने चाहिए, जिसमें सरल और वस्तुनिष्ठ मापदंडों का उपयोग किया जाए, और सर्वेक्षण टीमों से संबंधित क्षेत्र सभा को कम कम से कम एक व्यक्ति शामिल हो। छूट सुविधाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शहरी गरीबों के लिए बताया गया कि शहरी गरीबों को कम करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होने चाहिए, जिस और सरल और वस्तुनिष्ठ मापदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए। और ये है। और आखिरी मेला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, 2007 की जो मेला ढोने की प्रथा उसको समाप्त करने की बात कही गई है। ये समाप्त करने, इसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया, और ये JNNURM है, उसके तहत आवंटित धनराशि इसको इसके तहत भी जोड़ना। लेकिन इतना पॉइंट वैलिड है, इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं कि अभी लास्ट 2022 या 23 में नमस्ते योजना लाया सरकार ने मेला ढोने वाली प्रथा को कम करने के लिए। तो ये हो गई अपनी स्थानीय सुशासन, छठवीं रिपोर्ट की स्थानीय सुशासन ये हो गया अपनी। और ये जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपनी 5th रिपोर्ट का ही एक्सटेंशन है, पब्लिक ऑर्डर वाला। तो ये थोड़ा सा, ये अपन कल पढ़ ही चुके पुलिस और ये सब, तो ये उसी का बस ये PDF, अगर मैं PDF में एक बार इसको और रीड कर लीजिएगा तो इसमें एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा और अच्छे, जैसे ये जस्टिस हिदायतुल्लाह का है, 3 केंद्रित वृत्तों के रूप में समझाया है, ऐसे बना होना चाहिए। कानून व्यवस्था को परिभाषा के रूप में इनको भी लिख सकते हैं ऐसे, कि कानून व्यवस्था क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा का एक विस्तृत रूप है, बस ऐसा। बाकी ये सब कल पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। और PDF के लिए बता ही दिया हूँ, यहाँ पे PDF मिल जाएगी। अब आती है 8वीं रिपोर्ट, आतंकवाद का मुकाबला। तो इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।